बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कुछ बच्चों ने सवालात पूछे हैं, मैं वन बाय वन उनसे क्वेश्चन लेता हूँ फिर उसका जवाब देता हूँ। अलबत्ता आपको बताता चलूँ कि आज हमारा लास्ट डे है चैप्टर नंबर 1 का। जी, ये भाई ने वो रिग्रेसिव टैक्स के हवाले से भाई ने सवाल पूछा है कि सर सेल्स टैक्स रिग्रेसिव टैक्स कैसे है, यही सवाल है आपका। जी, सेल्स टैक्स एक रिग्रेसिव टैक्स कैसे है। सर सुनिए, गवर्नमेंट ने मुल्क में पानी की कमी हो गई, गवर्नमेंट ने कहा कि हमें फौरी तौर पे डैम बनाना पड़ेगा और गवर्नमेंट ने कहा हर बंदा 10,000 रुपये टैक्स देगा। अब ये 10,000 रुपये का टैक्स हर बंदा देगा, फिक्स हो गई अमाउंट। वो बंदा जिसकी इनकम 1 लाख है उसके लिए ये कितने परसेंट है? 10%। और वो बंदा जिसकी इनकम 10 लाख है उसके लिए कितने परसेंट है? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये रिग्रेसिव टैक्स है जिसके अंदर अमाउंट ऑफ टैक्स सेम होती है, लेकिन अमीर के लिए वो कम परसेंट है और गरीब के लिए वो ज्यादा परसेंट है। सर ये रिग्रेसिव टैक्स। अब भाई के सवाल पर आ जाए। भाई ने फरमाया सेल्स टैक्स रिग्रेसिव टैक्स कैसे है। सर आपने एक आइटम खरीदी 1 लाख रुपए की, इस पर सेल्स टैक्स था 18% के हिसाब से 18,000 रुपए। ये सेल्स टैक्स 18,000 ही रहेगा, फिक्स हो गया। अमीर बंदा खरीदे तो भी 18,000, गरीब बंदा खरीदे तो भी 18,000। अमीर बंदा खरीदे तो भी 18,000, गरीब बंदा खरीदे तो भी 18। ये टैक्स 18,000 ही रहेगा। लेकिन जिस बंदे की इनकम 1,80,000 है उसके लिए ये कितने परसेंट है? टैक्स 10%। और जिस बंदे की इनकम 18 लाख है उसके लिए कितने परसेंट है? यार आप गौर कर रहे हो? असल प्रॉब्लम वहां पर आती है जहां बंदा सोचता है कि ये 18% तो फिक्स है। अगर कोई बंदा 10 लाख की चीज खरीदे तो उस पर 18% के हिसाब से कितना टैक्स लगेगा? 1,80,000। तो अक्सर लोग गलत फहमी में ये आ जाते हैं कि भाई प्राइस बढ़ रही है तो टैक्स भी बढ़ रहा है और टैक्स रेट फिक्स है। ये असल में फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स है। भाई ये बात बिल्कुल गलत है। ये जो काइंड्स ऑफ टैक्सेशन हम पढ़ रहे हैं इसमें रिलेशन किसका किसका है? इनकम का और टैक्स रेट का। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आप जो मिस अंडरस्टैंडिंग है, जो मिसकॉन्सेप्शन है, वो क्या है? आप मिला किसको रहे हैं? सेल प्राइस और सेल्स टैक्स को। तो भैया आप गलत रिलेशनशिप कायम कर रहे हैं। ठीक हो गया? असल रिलेशन है सेल प्राइस और सेल्स टैक्स का। ये रिलेशन ठीक नहीं है। सेल प्राइस और सेल्स टैक्स का रिलेशन है। रिलेशन किसका है? इनकम और टैक्स का। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसलिए सेल्स टैक्स रिग्रेसिव है कि सेल्स टैक्स तो कांस्टेंट है, सबके लिए कांस्टेंट है 18,000। अमीर बंदे के लिए ये कम है, गरीब बंदे के लिए ये ज्यादा है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? उम्मीद है बहुत से बच्चों को अगर ये कन्फ्यूजन थी तो वो दूर हो गई होगी।
इसीलिए आपकी किताब में एक जुमला लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत जुमला है, अ रिग्रेसिव टैक्स इज जनरली अ टैक्स दैट इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली, जो यकसा लागू होता है। यकसा का क्या मतलब होता है? एक जैसा, सबके लिए एक जैसा लागू होता है। क्या आप मेरी बात समझ गए? यस और नो? कोई और बात जो पूछना चाहें? सर वो कैश ट्रांजैक्शन अगर रिकॉर्ड ही नहीं तो वो इनकम ट्रीट कैसे होगी? भाई ने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि हमने ये बात आपको कल पढ़ाई थी, अगर ट्रांजैक्शन कैश में की गई या बैंकिंग चैनल में ना की गई तो इसको इनकम ट्रीट किया जाएगा। और ये कानून लागू करने का मकसद क्या है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। चूंकि हम ये चाहते हैं कि इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? हम चाहते हैं कि इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो। जी मैं एक बार पहले ये डिस्कस करता हूँ, इसके बाद बताता हूँ। इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो। अब भाई ने सवाल तो पूछ लिया है, गर्चे इसको मैंने चैप्टर 10 में बड़ी डिटेल से पढ़ाना था, लेकिन कुछ तो बताता हूँ ताकि कुछ तसल्ली और हौसला हो जाए और चैप्टर 10 पढ़ाने तक आप बर्दाश्त कर सकें। ठीक हो गया? अच्छा, उसमें क्या बात है सुने। स्टोरी असल में ये है, एक बंदा अपनी इनकम, पैसा कमाता है, अपना इनकम कमाता है, लेकिन वो बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन नहीं करता। तो होता यह है कि वो एफबीआर को अपनी इनकम शो नहीं करता। जब एफबीआर को अपनी इनकम शो नहीं करता, उस पर टैक्स भी नहीं देता। अल्टीमेटली होता यह है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी शालमी में एक बंदा हर रोज 1 लाख रुपया कमा रहा है, और ये कैसे कमा रहा है? कैश में कमा रहा है, बैंकिंग चैनल इस्तेमाल कर ही नहीं रहा। तो इसके पास जब जमा हो जाएगा 1 करोड़ रुपया, लाख रुपए पर डे कमा रहा है, करोड़ रुपया जमा हो जाएगा ना 100 दिनों में, तो ये उस करोड़ रुपए का खरीदेगा प्लॉट। जब प्लॉट खरीदेगा, एफबीआर को पता चल जाएगा कि इसने 1 करोड़ का प्लॉट खरीदा है। एफबीआर वाले इससे पूछेंगे कि तुम तो कह रहे थे मेरे पास इनकम ही कोई नहीं है, तुम्हारे तो बैंक में कुछ था ही नहीं, अब तुम्हारे पास ये 1 करोड़ कैसे आया? तुमने इनकम कैसे 1 करोड़ रुपया तुम्हारे पास आया जिससे तुमने प्लॉट खरीदा? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? एफबीआई वाले उससे पूछेंगे। जब उसके पास कोई जवाब नहीं होगा तो इसका मतलब है कि उसने ये वाली ट्रांजैक्शंस जो की हैं ये अदर देन बैंकिंग चैनल की है, और टैक्स वाले इसको क्या कर देंगे? इनकम के तौर पे ट्रीट कर देंगे। जब आप असल में ये एक बात, इसको कहते हैं डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट। ये एक पहलू है। आपने पहले टैक्स पढ़ा हुआ है? अच्छा, एक बात और सुनिए, टैक्स वाले कहते हैं खबरदार, जो ट्रांजैक्शन करनी है किस तरह करनी है? बैंकिंग चैनल के जरिए। अगर आपने बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन ना की तो हम आपकी ट्रांजैक्शन को इनकम ट्रीट करेंगे और उस पर टैक्स लगा देंगे। मिसाल लीजिए, मैंने लोन लिया अपने दोस्त से। किस में लोन लिया है? कैश में लोन लिया। कैश में जब मैंने अपने दोस्त से लोन ले लिया, टैक्स वाले कहेंगे तुम्हें कहा भी था बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन करना, तुमने कैश में, क्योंकि ये इस पे क्या लगा देंगे?
टैक्स लगा देंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? गर्ज ये अभी वक्ती तौर के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन इससे काफ़ी ज़्यादा है। चैप्टर 10 में मैं पूरा पूरा कर दूंगा आपका। अभी इस वक्त हम इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। अलबत्ता एक बात ज़रूर कहूँगा, टैक्स वालों को अगर पता चल गया किसी भी ज़रिए से कि आपने ट्रांजैक्शन किया और वो बैंकिंग चैनल के अलावा किसी ज़रिए से किया है, तो टैक्स वाले उसको इनकम ट्रीट करके आप पे टैक्स लगा देंगे, अगर पता चल गया तो। कैसे पता चलता है, मैंने ये भी बताया है। असल में होगा ये कि जब भी पैसा आपके पास जुड़ेगा तो आखिर तो आप उसका कुछ करोगे ना। गाड़ी खरीदोगे, टैक्स वालों को पता चल जाएगा, वो पूछेंगे तुम्हारे पास पैसा ही नहीं था, अब बैंक में पैसा नहीं था, ये पैसा कहां से आया? उन्हें पता चल जाएगा ये इनकम से आया। उन्हें पता चल जाएगा ये पैसा अदर देन बैंकिंग चैनल आया, वो इनकम ट्रीट करके इस पे टैक्स लगा देंगे। आप तड़पते रहोगे ये मेरा नहीं है, ये लोन था। टैक्स वाले कहेंगे बैंकिंग चैनल से क्यों नहीं किया, समझाया था ना बैंकिंग चैनल से करना। अब चूंकि तुमने बैंकिंग चैनल से ट्रांजैक्शन नहीं की तो हम इसको क्या करेंगे, इनकम ट्रीट करेंगे। जैसे ही टैक्स वालों को पता चलेगा, टैक्स वाले उस तरह उसको इनकम ट्रीट कर देंगे। ये इसकी एक रफ सी गाइडेंस है, कीपिंग इन माइंड के दिस इज नॉट द एक्चुअल स्टोरी, बट शुरू में हमेशा सब्जेक्ट एहतियात से पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत सी बातें ऐसी नहीं कर सकता जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई। मेरा अपना मानना ये कि ये जितने बच्चे मुझे वीडियो पर देख रहे हैं या फिजिकली मौजूद हैं, मैं इनसे 1% ही एक्सपेक्ट नहीं करता इन्हें टैक्स के बारे में कुछ पता है। मैंने फ्रॉम द स्क्रैच हर चीज़ सिखानी है। अपनी सिखाई हुई चीज़ के बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये मैंने पहले यहाँ पर पढ़ाया था, लेकिन मैं कभी ये जूम नहीं करूँगा कि फ़लाँ चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। फिर समझ आ रही, ये बात है असल में। हाँ भाई, और कोई सवाल? आज की डिस्कशन शुरू करें फिर भाई। आज की डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग है और आज की डिस्कशन का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो टैक्स जो डायरेक्टली एफपीआर को जमा करवा दिया जाए उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। वो टैक्स जो डायरेक्टली एफबीआर को जमा करवा दिया जाए उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और वो टैक्स जो इनडायरेक्टली एफबीआर को जमा करवा दिया जाए उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फ़र्क है? जो टैक्स डायरेक्टली जमा करा दिया जाए वो डायरेक्ट टैक्स, और जो टैक्स इनडायरेक्टली जमा करवा दिया जाए वो इनडायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स डायरेक्टली जमा करा दिया जाए वो डायरेक्ट टैक्स, और जो टैक्स इनडायरेक्टली जमा करवाया जाए वो इनडायरेक्ट टैक्स। भाई बात समझ में आ गई? Are taxes that are directly paid to the government by the taxpayer. It is tax applied on individual and organization directly by the government. डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स हैं जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा करवा दिए जाते हैं। हम इनकम कमाते हैं, इनकम पे टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कराते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स है। इसकी एग्जांपल में भी लिखा हुआ है इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स और वेल्थ टैक्स। डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं। वेल्थ टैक्स दौलत पे टैक्स होता है, आपकी जो टोटल वेल्थ है उस बेस पर टैक्स लगता है। कॉरपोरेशन टैक्स यानी कंपनीज पे टैक्स होता है। कॉरपोरेशन असल में अमेरिकन वर्ड है। मतलब जो साल के दौरान इनकम होगी उसके अलावा भी जो दौलत हमारे पास होगी उस पर भी टैक्स। आपका टोटल जो दौलत होती है उस पर जो टैक्स लगे वो वेल्थ टैक्स होता है। अलग अलग भी लगेगा, टोटल पे भी लगेगा? अलग अलग का क्या मतलब? प्रॉपर्टी टैक्स अलग लगेगा, सेल्स टैक्स, सारे टैक्स अलग लगेंगे, फिर अभी तो इस वक्त हम ये बता रहे हैं कौन सा डायरेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है।
लग्जरी टैक्स के नाम से टैक्स होता है, जो वो एक कनाल से ऊपर वाले घरों पर जो टैक्स है वो लग रहा है। लग्जरी कार पे टैक्स होता है, जो 2500 सीसी 3000 सीसी से ऊपर की गाड़ियां हैं उन पर टैक्स लगता है। तो टैक्सेस होते हैं। कॉरपोरेशन टैक्स, कंपनी पे जो टैक्स लगता है वो कॉरपोरेट टैक्स होता है, कॉरपोरेशन टैक्स होता है। और वेल्थ पे जो टैक्स लगता है वो वेल्थ टैक्स होता है। गर्चे हमारे स्कोप में नहीं है कि ये क्या है, इतना ही लिखा। कॉरपोरेशन टैक्स का लफ्ज आपके पूरी किताब में एक बार ही आना था, ये एक बार आ गया। वेल्थ टैक्स भी पूरी किताब में एक बार लिखा हुआ था, ये आपने पढ़ लिया, इसके बाद नहीं दोबारा आप देखेंगे। ठीक हो गया सर जी? सर डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है। एग्जाम्पल इसकी इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स इज द टैक्स जो नेट इनकम पे लगता है। व्हाट इज नेट इनकम? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। नेट एसेट क्या होते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटी। इसी तरह नेट इनकम का मतलब है इनकम माइनस एक्सपेंसेस। टैक्स इज लेविड जनरली ऑन द नेट इनकम ऑफ द टैक्स पेयर अर्नड ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, computed by applying the specified tax rate as applicable in the respected taxpayer. Income is classified in the following heads. Salary, वो कहता है नेट इनकम पर टैक्स लगेगा। इनकम इज क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग हेड। सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, ये 5 तरह की इनकम के हेड्स हैं। पूरे चैप्टर हैं। चैप्टर 5 है सैलरी, चैप्टर 6 है प्रॉपर्टी, चैप्टर 7 एंड 8 है बिजनेस, 9 है कैपिटल गेन, 10 है अदर सोर्स। बड़ी डिटेल से इनको पढ़ना। अभी तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इनकम में से खर्चे लेस करने के बाद जो नेट इनकम आएगी उस पर टैक्स लगेगा। कितना? जितना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में का है उतना। किस किस पर टैक्स लगेगा? चाहे वो नौकरी से पैसे कमाए हुए हों, किराए के इनकम हो, कारोबार से पैसे कमाए हुए हों, शेयर्स बेच के पैसे कमाए हुए हों, या इसके अलावा किसी और ज़रिए से पैसे कमाए हुए हों, ये इनकम टैक्स कहलाता है। कैपिटल वैल्यू टैक्स क्या है? कैपिटल वैल्यू टैक्स इज लेविड on different transactions such as transfer of immovable property and transfer of rights. सर जी ये डिफरेंट ट्रांजैक्शन में लगता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी लगता है और राइट्स की ट्रांसफर पर भी लगता है। ये डायरेक्ट टैक्स क्या है और डायरेक्ट टैक्स की 2 टाइप्स आपके साथ डिस्कस कर ली। जल्दी से रीड कर लें फिर मैं आगे चलूंगा। सर वो टैक्स जो डायरेक्टली एफबीआर को जमा नहीं कराते बल्कि इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडियरी कराते हैं। इनकम टैक्स तो वो टैक्स है ना जो हम खुद एफबीआर को जमा कराते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो हम खुद एफबीआर को जमा नहीं कराते। जैसे सेल्स टैक्स। ऐसा कभी हुआ है कि आप बाइक पे गया, आपने पेट्रोल पंप वाले को कहा भाई 250 का पेट्रोल डाल दो, उसने डाल दिया, आपने उसको 200 दिया, उसको कहा भाई 50 रुपये मैं खुद एफबीआर को जमा करा दूंगा। 50 का टैक्स है ना वो मैं खुद जमा करा दूंगा। वो कभी एग्री करेगा? नहीं करेगा। आपने जूस खरीदा, जूस के ऊपर लिखा हुआ 100 रुपये का जूस है, 18 रुपये का टैक्स है। आप उसको 100 रुपये देके कहते हैं 18 रुपये रह गए वो मैं जानूं और एफबीआर जाने। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता सर। आपको एफबीआर कह रहा है भाई तुम इंटरमीडियरी को टैक्स दे दो तो दे दो। तो सर समझ आ रही है? ये वो टैक्स है जो हम इंटरमीडियरी को दे देते हैं, जिससे हम चीज खरीदते हैं उसको टैक्स दे देते हैं। वो जो है वो आगे एफबीआर को पे करेगा। लेकिन अल्टीमेटली ये 18 रुपये का टैक्स जो मैंने इंटरमीडियरी को पे किया ये मेरे लिए बोझ है। इससे 100 रुपये वाला जूस मुझे 118 का मिला है, यस और नो?
और जिसने जूस पिया उसको 18 रुपए का टैक्स भी अदा करना पड़ा है। तो भाई इकोनॉमिक बर्डन तो उस बंदे पर आएगा जो वो जूस खरीदेगा या वो जूस पिएगा। समझ आ रही है? तो ये बात है इनडायरेक्ट टैक्स की। सबसे पहली बात है कि ये इंटरमीडिएट को दे दिया जाता है और जो बंदा इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है अल्टीमेटली इकोनॉमिक बर्डन जो है वो उस पर शिफ्ट हो जाता है। सर इसकी एक एग्जांपल है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? सर इंपोर्ट पर टैक्स हो या जो चीज़ मुल्क के अंदर आए या मुल्क से बाहर जाए उस पर जो ड्यूटी लगती है वो कस्टम ड्यूटी है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, लफ्ज़ टैरिफ हो, लफ्ज़ टैक्स हो, लफ्ज़ ड्यूटी हो, लफ्ज़ लेवी हो, इन सब का मतलब क्या होता है? एक ही मतलब होता है। वो कहता है गुड्स इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें पाकिस्तान से, जो टैक्स लगेगा वो कस्टम ड्यूटी होगा। हायर टैक्स रेट आर लेविड ऑन लग्जरी आइटम एज वेल एज ऑन लेस एसेंशियल गुड्स। Higher rates are levied on luxury item as well as on less essential goods. The import tariff on industrial plant and machinery and raw material is lower than those on consumer. सर जी जो आप लग्जरी आइटम मंगवा रहे हैं उस पर टैक्स ज्यादा, जो पाकिस्तान में ऑलरेडी चीज मौजूद है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर टैक्स ज्यादा। लेकिन अगर रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं, सर जी आप मुझे एक बात बताएं, अगर कोई बंदा रुई इंपोर्ट करे चाइना से तो वो ज्यादा बेहतर है या बनी बनाई शर्ट इंपोर्ट करे वो ज्यादा बेहतर है? सर अगर वो रुई इंपोर्ट करेगा, पाकिस्तान में रुई से धागा बनेगा, धागे से कपड़ा बनेगा, कपड़ा स्टिच होगा, स्टिच होने के बाद पैक होकर बिकेगा, इतने ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अगर बनी बनाई शर्ट इंपोर्ट कर लें फिर तो काम खराब हो गया। और सर समझ आ गई है? तो भाई जो रुई इंपोर्ट करेगा उस पर टैक्स कम लगेगा। अगर कोई बंदा रुई से धागा बनाने वाली मशीन इंपोर्ट कर रहा है इस पे टैक्स कम लगेगा। और सर समझ आ रही है? प्लांट एंड मशीनरी पे टैक्स कम लगेगा। एज अगेंस्ट या एज अगेंस्ट कंज्यूमर गुड्स। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? कंज्यूमर गुड्स, द इंपोर्ट टैरिफ ऑन इंडस्ट्रियल प्लांट एंड मशीनरी एंड रॉ मटेरियल इज लोअर देन दोज ऑन कंज्यूमर गुड्स। चलूं आगे सर जी। चलूं सर जी आगे। उसके बाद आगे फेडरल एक्साइज ड्यूटी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जिसको एफईडी बोलते हैं। सर ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक टैक्स है जो मखसूस लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज पर लगता है। सर जी एफईडी किस पर लगती है? तंबाकू पर, सिगरेट पर, सीमेंट पर, और अगर सर्विसेज की बात करूं तो बैंकिंग सर्विसेज पर एफईडी लगती है। किस बेस पर लगती है? वो कहते हैं एफईडी जरूरी नहीं है कीमत पर लगे। बाज एफईडी तो रिटेल प्राइस और वैल्यू पर लगती है, लेकिन बाज़ों का एफईडी वेट बेसिस पर लगती है। तंबाकू पर एफईडी, सीमेंट पर एफईडी वेट बेसिस पर लगती है। जितना वेट होगा उस हिसाब से एफईडी लगेगी। बाज आइटम्स पर एफईडी क्वांटिटी बेस पर लगती है, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करें तो एफईडी 0% लगती है। दिस इज फेडरल एक्साइज ड्यूटी। इंपोर्ट
इंपोर्ट पर लगती है, इंपोर्ट पर लगती है, एक्सपोर्ट पे नहीं लगती। सेल्स टैक्स, सेल्स पे जो टैक्स लगेगा वो सेल्स टैक्स है। कितने परसेंट होगा? 18% होगा। All goods imported into Pakistan payable by the importer. All goods imported into Pakistan. सर सेल्स करें, इंपोर्ट करें, सप्लाईज करें, कंज्यूम करें, प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चर करें, इन सारी चीज़ों पे सेल्स टैक्स लगता है। 18% के हिसाब से लगता है। हमारे चैप्टर नंबर 17, 18, 19 ये 3 चैप्टर सेल्स टैक्स के हैं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी के बारे में जो पढ़ना था इतना ही था। इसके अलावा इंशाल्लाह CFAB लेवल पर पूरा FED का कानून हमारे सिलेबस में है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या क्या हैं, जल्दी से एक बार गो थ्रू कर लीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा। अच्छा, एक छोटी सी बात जो मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे करूं, गर्चे उस तरह से किताब में तो नहीं है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में फिर क्या फर्क बना? सर जी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स देने तो दोनों ही पड़ते हैं ना। डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर लगता है वही पे करता है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स में चोरी हो सकती है, इनडायरेक्ट में नहीं होती। चलो हम आपस में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात, डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स पेड थ्रू इंटरमीडियरी। हाँ जी, एक दूसरा, डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है इनकम टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, FED एक्सेट्रा। और क्या बात है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में? तीसरी बात, इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन। सर जी, जो टैक्स आप डायरेक्टली FBR को पे करेंगे उस पे टैक्स इकट्ठा करने का खर्चा कम है, और जो टैक्स आप इनडायरेक्टली FBR को पे कर, यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, वहां पर इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन जो है अचीव नहीं होती, यहां पर अचीव होती, यहां पर बेहतर है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कलेक्शन ऑफ टैक्स in collection of direct tax is far less than indirect tax। सर समझ आ रही है? ये भी एक डिफरेंस है। और चौथे नंबर पे टैक्स चोरी। डायरेक्ट टैक्स में टैक्स एवेजन होती है, टैक्स चोरी होती है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स चोरी लेस होती, बहुत कम होती है। सर जी सीधी बात है, एक चीज 118 की कीमत लिखी हुई है, आपने 118 देकर ही लेनी है ना सर जी, उसमें टैक्स चोरी के इम्कान कम है। बाकी मेरी इनकम 10 लाख है, मैं कहूँ नहीं मेरी इनकम 1 लाख है, उस पर मैं टैक्स दे दूँ, इस पे टैक्स चोरी के चांसेस ज़्यादा है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में ये डिफरेंस है। कुछ डिफरेंस मैं हाईलाइट कर दिए हैं कि यार अगर 4 नंबर का सवाल आ जाए, 3-4 नंबर से ज़्यादा का सवाल दिया ना, तो कम से कम आप ये बातें लिख पाए। ले सर, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई, हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन तो मैंने कल पढ़ा दिया था, आ जाए मेरे साथ पास पेपर पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1-2 पहले करा दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 3, 3 इनडायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। जी इनडायरेक्ट टैक्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 3 ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स, 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया था? कोई सवाल क्वेश्चन नंबर 9 से पूछना चाहें? एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे पूछा कि सर टैक्स हॉलिडे क्या है। सर टैक्स हॉलिडे यानी टैक्स की छुट्टी यानी टैक्स में कमी, ये पहली बार आया था जब बच्चों ने भी इसको पेपर में देखा था, लेकिन मौके के ऊपर इतना इम्प्रोवाइज करना तो आपको आना ही चाहिए सर। 2 मैंने देखे जहां पर बच्चों ने ज्यादा गलतियां की हैं। एक हाई टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सर इंपोर्ट पर हाई टैक्स रेट लग रहा है, इसको ये कहना टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री बिल्कुल गलत है। आपको थोड़ी पता है कि जिस गुड्स पर हाई टैक्स लगाया है वो पाकिस्तान में बन रही है या नहीं बन रही। इसका जवाब ये देना टू डिस्करेज इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, ये बात भी गलत है। वो कह रहा है कि लग्जरी गुड इंपोर्ट करने पर हाई टैक्स रेट लगाया है। वो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसका जवाब सिर्फ ये था टू डिस्करेज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड टू क्रिएट गुड बैलेंस ऑफ ट्रेड। फिर उसके अलावा मैंने ये देखा हाई टैक्स रेट ऑन लग्जरी आइटम, ये काफी बच्चों का गलत था। सर लग्जरी आइटम पे हाई टैक्स रेट लगाया, कुछ बच्चों ने लिखा इंपोर्ट को डिस्करेज करना। खुदा आगे बंदो, इंपोर्ट का तो लफ्ज ही यहां पर नहीं लिखा हुआ, वो तो नहीं आना था। कुछ बच्चों ने लिखा लग्जरी आइटम की कंजम्पशन को डिस्करेज करना, ये भी गलत है। सर जी अगर पाकिस्तान में हैवी बाइक बनाने का प्लांट लगा हुआ है तो क्या वो लोग नौकरी ना करें, वो काम ना करें? सर करना चाहिए ना सर। असल में इसका जवाब है कि लग्जरी आइटम अमीर बंदा खरीदता है। सर समझ आ रही है? अब लग्जरी आइटम चूंकि अमीर बंदा खरीदता है तो लग्जरी आइटम पे हाई रेट लगे, हाई टैक्स रेट लगे। क्वेश्चन नंबर 9, जी जी इसका सर ये क्यों नहीं बन सकता कि जो लग्जरी आइटम्स हैं उसकी इंपोर्ट के ऊपर? सर इंपोर्ट की बात करनी ना रहो, उसने कहा है कि इंपोर्ट के ऊपर हाई रेट लगेगा, कहा है उसने। तो आप कैसे कह रहे हो कि इंपोर्ट की बात कर दो? सर उसने कहा है कि लग्जरी, अब अगर आपने बाइक हैवी बाइक बनाने का किया है, हैवी बाइक पर ज्यादा टैक्स लगा दिया है, तो इसमें स्मॉल बिजनेस कैसे इंकरेज होगा? सिटी ज्यादा बिकेगी सर जी नहीं। अब मेरा पॉइंट समझिए, सर जी असल बात यह है कि जो सवाल कर रहा है हमने उसके सवाल को समझ के उसका जवाब देना। अच्छा वो एक अंग्रेजी में एक जुमला लिखता है आई कैप वाले अपने एग्जामिनर कमेंट में, वो बड़ा खूबसूरत कहता है, स्टूडेंट टेंड टू राइट व्हाट दे नो रादर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। वो कहता है कि भाई, वो कहता है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके दादा अबू का क्या नाम है? वो कहते हैं मेरे अबू का नाम रमीज हुसैन है। वो कह रहे हैं आपके दादा अबू का क्या नाम है? कह रहे हैं मेरे अबू का नाम रमीज हुसैन है। सर जी अबू का नाम पूछा ही नहीं है। अगर दादा अबू का नाम पूछे तो दादा अबू का नाम लिख दें, अबू का नाम लिखने से कोई नंबर नहीं मिलेंगे। सर जी पॉइंट सिर्फ इतना सा है, उसने सवाल पूछा कि हाई टैक्स रेट लग रहा है लग्जरी आइटम पर, ये कानून बनाने का क्या मकसद है? तो लग्जरी आइटम पर ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं ताकि अमीर बंदे से टैक्स वसूल करें और गरीब पर खर्च करें। यस
भाई पॉइंट समझ आ गया, यस और नो? Yes, sir. पॉइंट नंबर 6, इंटरेस्ट इनकम पे हाई। सर जी जिस चीज पर टैक्स बढ़ाया है उसका मकसद है उसको डिस्करेज करें, जिस चीज पर टैक्स कम किया है, टैक्स क्रेडिट दिया है, टैक्स एग्जेम्पशन दी, उसको इनकरेज करें। इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स बढ़ाया है, इसका मतलब है उसको क्या कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं इंटरेस्ट इनकम को। लगे लोग बिजनेस करें, लोग कारोबार करें ना। सर इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स लगाया है ताकि इंटरेस्ट इनकम डिस्करेज हो। अब 100 रुपये का मैंने बैंक को दिया है, बैंक 10 रुपये मुझे मुनाफा लेता है, उस पर 10 रुपये में से 3 रुपये टैक्स कट जाते हैं तो मुझे 7 रुपये बचे। तो मैं सोचूंगा ना कि यार मैं अपना को कारोबार कर लेता हूँ, तो मैं 100 रुपये का इन्वेस्ट करूँगा तो मैं 20 रुपये कमाऊँगा, 100 रुपये कारोबार में लगा दूँगा। तो बेसिकली उससे अल्टीमेटली कारोबार इनकरेज होता है और इंटरेस्ट इनकम डिस्करेज होती है। इंटरेस्ट इनकम जिस माशरे में आ जाती है फिर लोग बस बैठ के खाना प्रेफर करते हैं, रिस्क नहीं लेते, कारोबार नहीं करते। असल में रिस्क है 9 हिस्से कारोबार में है, तो रिस्क लेना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए वो अल्लाह ताला आसानी करेगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बात जी। और कोई सवाल? यार शेख वैसे ज्यादा बिजनेस करते हैं, उसे गुस्सा नहीं चढ़ा, वो सोच रहा है कि मैं ध्यान से पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव 3 प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम। गौर करना, साउंड टैक्सेशन सिस्टम एक बार आया 3 मार्क्स का, फिर दोबारा आया 4 मार्क्स का, फिर उसके बाद डेवलपमेंट के लिए कौन से काम होने हैं 4 वो बताइए, फिर आइडेंटिफाई टैक्स एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, ब्रीफली एक्सप्लेन इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। सर सारे सवाल करवाए, सारे जवाब कराए, सारा चैप्टर करवा दिया। अब इंशाल्लाह कल जो है आपका क्लास में आइए तमीज से, तरीके से, जैसे आपने घंटा बैठना, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है ताकि शुरू से आपकी एक प्रॉपर रूटीन बने टेस्ट देने की। कल 3 से 4:15 बजे तक टेस्ट होगा। मंडे को इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 इनकम टैक्स। आप सबको चाहिए कि आप कल टेस्ट दीजिए। अगर कल ऑफ हो गया, अवल तो नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेगुलेशन ऐसी आ गई ऑफ वाली, तो उस केस में फिर उस केस में टेस्ट मंडे वाले दिन होगा, लेकिन उसका टाइम सुबह 8 से 4 बजे के दरमियान होगा। ये सुबह 8 से 4 आप किसी टाइम भी टेस्ट दे दीजिए, लेकिन क्लास मंडे वाले दिन चैप्टर नंबर 4 हमने हर हाल में शुरू कर देना है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।